हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर स्टार्ट किया था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A। ये पॉइंट आपका स्टार्ट होता है जब आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 पढ़ लेते हो। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर जो हम बात करते हैं इट इज अबाउट सप्लाई। क्या क्या गुड्स और सर्विसेज के अंदर सप्लाई के अंदर कवर्ड होगा, और यदि सप्लाई है तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो गुड्स है या सर्विसेज है। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? और कल हमने क्लास के अंदर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 दैट इज अ शेड्यूल 2 में 3 पॉइंट हमने कल कवर कर लिए थे। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। और मैंने कहा था ये जो टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं शेड्यूल 2 ये लप्पा है, मतलब अपन इजी वे में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ के अपने समझ में आ रहा है। शेड्यूल 2 के अंदर जो पॉइंट नंबर 4 थे, पॉइंट नंबर 4 के अंदर 3 पॉइंट है रिगार्डिंग विद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। पहला पॉइंट अपन एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे एग्जांपल से समझेंगे। यहां पे जो लैंग्वेज दी हुई है पॉइंट नंबर ए, वेयर एनी गुड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एसेट ऑफ ए बिजनेस, मतलब बिजनेस एसेट। तो वेयर एनी गुड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ by or under the direction of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets। किसी को समझ में आया क्या दिया है पॉइंट नंबर 1 के अंदर? तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? बाकी बच्चों की रिप्लाई नहीं आ रही, कुछ बच्चों की आए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कौन कौन बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज? 1 2 3 4। कौन कौन बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स? 1 2 3। और बाकी बच्चे का है? चलो, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन वापस से एक बार ये जो लिखा हुआ है उसको समझाता हूं। कल भी अपन ने कुछ पढ़ा था, तो कल वाला जो अपन ने स्टाइल पढ़ा था उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि यदि टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है। कल हमने एक वर्ड यूज किया है टाइटल। टाइटल कोई इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो ऑनरशिप। तो यदि टाइटल यदि ट्रांसफर किया जा रहा है, ये ऑनरशिप यदि दी जा रही है, तो अपन क्या बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब जहां आपका इंटेंशन परमानेंट ट्रांसफर, और जहां अपन परमानेंटली ट्रांसफर नहीं करते, जहां अपन टाइटल या ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, ओनली यूज करने के लिए यदि अवेलेबल कराते हैं तो क्या बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यस और नो? अब वापस से एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट वर्ड में जो दिया हुआ है दैट इज एनी बिजनेस एसेट या एनी गुड्स। आपके अंदर बिजनेस के अंदर जो भी आपके गुड्स है, बिजनेस के अंदर जो भी आपके एसेट है, दैट इज ट्रांसफर्ड or disposed of by or under the direction of the person carry on the business। ये लाइन तो बिल्कुल कॉमन है। ऑब्वियसली मेरा इंस्टीट्यूट है, यहां पे कोई एसेट यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल एसी, प्रोजेक्टर। ये एसी और प्रोजेक्टर कौन डिस्पोज ऑफ कर सकता है? प्यारी बच्चों गुस्सा है जब प्रोजेक्टर भेज दिया मैंने, देख सकती है? पॉसिबल ही नहीं भैया, इंस्टीट्यूट मेरा या तो मैं, या मैं किसी को डायरेक्शन देता हूं मेरे अंडर में, तो वो पर्सन भी कर सकता है जो मेरे द्वारा ऑथोराइज्ड हो। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मतलब ये कि आपके बिजनेस के अंदर यदि कोई भी एसेट यदि आप यूज हो रही है, उस एसेट को आपने क्या किया डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ो। सो एज, ग्रामर आती है, सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दो एसेट। इसका इंटेंशन क्या हुआ? परमानेंटली। नहीं, वर्ड लिखा हुआ नहीं कहीं परमानेंटली, मतलब यही हुआ ना सो एज नो लॉन्गर। इसका मतलब आपने इस तरीके से बिजनेस एसेट ट्रांसफर की, वो आपकी एसेट नहीं रही। नहीं रही इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? समझ में आ गया सबको?
पॉइंट नंबर ए सिंपल लैंग्वेज में बोलता है यदि आपकी कोई भी बिजनेस एसेट है, उन बिजनेस एसेट को यदि आप इस तरीके से ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करते हो, वो एसेट आपकी नहीं रही, मतलब आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, आपने ओनरशिप दे दी, आपने सिर्फ यूज करने का राइट अवेलेबल नहीं कराया, आपने बेच दिया, तो क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए इंस्टीट्यूट चिन्मय ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे जो बेंचेस है, इन बेंचेस को मैंने क्या किया? मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, अभी मेरी एसेट नहीं रही, तो क्या बोलेंगे इसको अपन? सप्लाई ऑफ गुड्स। एनी कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर बी। अब बी के अंदर क्या डिफरेंस है? बी के अंदर अगेन लाइन वही कॉमन है, बिजनेस के अंदर जो भी आपके गुड्स यूज आ रहे हैं, बिजनेस की जो भी आपकी एसेट है, वेयर बाय, और ये तो पहली लाइन तो आपको समझ में आई क्या होगा? ऑब्वियसली मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं ये करूंगा ना, तो वेयर बाय डायरेक्टली जो पर्सन बिजनेस कर रहा है वो, या अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरी ऑन द बिजनेस, मतलब जो पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है उसके द्वारा या उसके डायरेक्शन में कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, तो वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरी ऑन द बिजनेस, any business goods are put to any private use or used or made available to any person for आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आज सो नो लॉन्गर एज टू फॉर्म पार्ट, मतलब आपने परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, आपने क्या किया है? या तो प्राइवेट यूज या किसी को यूज करने के लिए अवेलेबल कराया। तो यदि आपने किसी को भी यूज करने के लिए अवेलेबल कराया तो आप क्या बोलोगे? मैंने पहले बोला था पढ़ाई बहुत फर्जी होती है, यदि सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें कभी डिफिकल्टी नहीं आती। मैं रोज एक ही बात बोलता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, शायद तुम लोग वैसे ऑलरेडी फर्स्ट मॉड्यूल दे चुकी हो तो बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो पहली बार यदि पढ़ रहा हो तो लैंग्वेज का कोई रोल ही नहीं है। चलिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज याद करने लग जाते हैं, बेटा ना सीएस बन ही नहीं पाऊंगे यदि याद करने लग गए तो। सर नंबर नहीं मिलते, नंबर 100% मिलते हैं यदि आपका लॉजिक सही हो। मतलब आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखने के नंबर नहीं आते कभी भी, ये बहुत बार गलत फहमी हो जाती है। तो हमारे नंबर कटते थे, हमारे नंबर इसलिए कटते थे क्योंकि आपने सही लॉजिक और सही कीवर्ड यूज नहीं किए थे। लेकिन आपको कभी ये ग्रामर याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो यहां लिखा हुआ है वही ग्रामर आप लिख के आओ, इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है जो आपको याद करना है, और जब इतना सारा कंटेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड याद करो और लैंग्वेज को याद करो। लेकिन जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड होने चाहिए। तो यहां पे कीवर्ड क्या था कि आपने सामने वाले को यूज करने के लिए अवेलेबल कराया, और वहां पे क्या इंटेंशन था कि जो भी बिजनेस गुड्स हैं उन बिजनेस गुड्स को आपने क्या किया? ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिससे कि वो गुड्स आपके नहीं रहे, मतलब आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो मीन पहला वाला एग्जांपल पॉइंट नंबर ए इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड पॉइंट नंबर बी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन? Now we come to the point number 4 का point number C। पढ़ने में आ रहा है लास्ट तक? पॉइंट नंबर 4 का पॉइंट नंबर सी, ये क्या कहता है? ये थोड़ा सा अलग कहानी है। ये एक्चुअली जीएसटी आने से पहले क्या होता था वो आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं सेल की यदि बात कर रहा हूं तो आपको पता है जीएसटी आने से पहले माल बेचने पर क्या लगा करता था? मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, सेल टैक्स, ये सबको ऑलरेडी पता है। तो उन दिनों में क्या होता था वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लॉ बनता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनता है। तो उस समय फॉर एग्जाम्पल जब सेल टैक्स हुआ करता था, और ये आपका बिजनेस है, क्या बेटा? ये आपका बिजनेस है। बिजनेस किसी का भी हो सकता है, आपका कपड़ों का बिजनेस भी हो सकता है, आपका फॉर एग्जांपल बोटल्स का बिजनेस भी हो सकता है, बैग का बिजनेस भी हो सकता है, जूतों का बिजनेस भी हो सकता है, फर्नीचर का बिजनेस भी हो सकता है, एसी का बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी आपका बिजनेस है। बिजनेस है, कभी भी बर्बाद हो जाता है। तो ये बिजनेस बंद होने की कगार पे, किस पर कगार पे? बंद, मतलब लॉस लग रहे हैं आपके बिजनेस के। तो जब बिजनेस के अंदर लॉस होते हैं तो आप क्या सोचते हो? बंद कर दो।
राइट। अब जब बिजनेस को आप क्लोज करोगे तो आप क्या करोगे, बिजनेस के अंदर जितने भी गुड्स पड़े हैं, जो भी आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस है उसके अंदर कुछ तो माल पड़ा होगा ना, तो आप क्या करोगे, पहले डिस्पोज ऑफ कर दो सारे माल को, फिर ताला लगा देते। तो जैसे इन गुड्स को आप बेचोगे तो बेचने पर क्या लगता है, सेल टैक्स। तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो भी प्रोफेशनल पर्सन थे जो टैक्स के अंदर कंसल्टेंट थे, वो हमेशा एक एडवाइस दिया करते थे, एक काम कर, पहले बिजनेस को बंद कर। बिजनेस को बंद कर दिया, बोलो माल बेच ही नहीं रहा, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तो बिजनेस को बंद कर दो। बिजनेस को बंद करो, ताला लगाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। नाउ यू आर मोर, नहीं यू आर मोर, बट यू आर नो मोर इन सेल टैक्स। अब आप सेल टैक्स में रहे नहीं, क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, देन फ्यूचर में खुराफाती, अब बेच दो। सेल टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जितने भी लोग होते थे वो फायदा उठा लेते थे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो उस पर्पस के लिए जीएसटी ने क्या किया, ये पॉइंट उनको ऑलरेडी पता था कि ऐसे खुराफाती की जा रही है, तो इन्होंने पॉइंट बना दिया, पॉइंट नंबर 4 का, पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट नंबर सी के अंदर इन्होंने पॉइंट ऐड किया क्या, कि यदि आप कोई भी बिजनेस को यदि बंद करने जा रहे हो, यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो, यदि आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिल कराते हो, अपने टैक्सेबल पर्सन नहीं रहते, मतलब आप बिजनेस को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो यदि आप जब भी बिजनेस को बंद करोगे, तो जितना भी माल पड़ा है आपके बिजनेस के अंदर बंद होने से पहले, डीम्ड टू बी सप्लाइड, डीम्ड टू बी सप्लाइड, ये पॉइंट नंबर सी बोलता है। मतलब इसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको तो ओनली इतना समझना है यहां पे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बताओ क्या है, ये आपको पता ही है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। और ये डीम्ड सप्लाई वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके पीछे रीजन क्या है सर, उसके पीछे रीजन ये है कि लोग टैक्स इवेजन ना करें। क्योंकि पहले क्या क्या करते थे, पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते थे और बाद में डिस्पोज ऑफ कर देते थे जो भी आपका माल फैक्ट्री में पड़ा है या ऑफिस में पड़ा है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब भी आप ऑफिस या फैक्ट्री यदि बंद कर रहे हो, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन यदि कैंसिल करा रहे हो, उस समय जितना भी आपका माल बिजनेस के अंदर पड़ा है, डीम्ड टू बी सप्लाइड, डीम्ड टू बी सप्लाइड, तो वो क्या सप्लाई माना जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। आई थिंक क्लियर एवरीवन। यस, नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4 का, पॉइंट नंबर सी। आपको कहां तक पढ़ना मैंने पहले बता दिया, यहां तक पढ़ना, उसके बाद अपन आगे बात पढ़ेंगे। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, क्या पढ़े, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, मतलब उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया। नाउ ही इज नो मोर, मतलब इन जीएसटी। समझ में आ रही बात? तो वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस, इसको वन वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, दैट इज अ बिजनेस एसेट। तो जो भी आपकी बिजनेस एसेट है, कैरीड ऑन बाय हिम, जिस दिन वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, मतलब उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, उसने अपने बिजनेस को क्या किया, क्लोज किया, क्या लिखा हुआ है, डीम्ड टू बी supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person। यदि कोई भी पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, अपने बिजनेस को यदि क्लोज करता है, तो उससे एक दिन पहले जितना भी माल गुड्स उसके बिजनेस के अंदर यूज आ रहा है, जो भी बिजनेस एसेट है, डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, क्या बोला जाएगा उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला जाएगा उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कोई कंफ्यूजन? एक्सेप्शन, इस कंसेप्ट की दो एक्सेप्शन है। ये प्रोविजन क्यों बना, उसका रीजन समझ में आया कि आप टैक्स इवेजन करते हो, तो एक्सेप्शन किस बात पर बेस्ड होगी, इस बात पर बेस्ड होगी कि टैक्स इवेजन हो ही नहीं रहा, टैक्स इवेजन वाली बात ही नहीं है भैया। पहला,
अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आपका बिजनेस, आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये ए, उसने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया, किसको? बी को। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि बिजनेस कौन कैरी ऑन कर रहा है? ए। अब बिजनेस कौन कैरी ऑन करेगा? बी। तो ए का क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और बी को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो यदि ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसने अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया है बी को। तो अब बिजनेस कौन रन करेगा? बी। तो क्या कोई टैक्स एवेजन हो रहा है? कौन माल बेचेगा? बी। जीएसटी कौन पे करेगा? बी। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो ये आ गया एक्सेप्शन नंबर 1। नहीं आया समझ में? एक्सेप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? व्हेन द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। यदि बिजनेस आपने किसी और को बेच दिया तो रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होगा, पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा। कौन? ए के एंगल से बात हो रही है। किसके एंगल? ए ने अपना बिजनेस बी को बेचा, तो ए को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। ए इज नो मोर एज टैक्सेबल पर्सन, लेकिन डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बी बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, बी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है? हमने जो पढ़ा वो नॉर्मल था। नॉर्मली यदि कोई भी पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता, टैक्सेबल पर्सन सीजेज हो गया, मतलब उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, शट डाउन कर दिया। तो क्या होगा? डीम्ड सप्लाई, और वो सप्लाई क्या बना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली एक्सेप्शन क्या हुआ? यदि आपने पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हुआ? नो कंफ्यूजन्स? ना। इसका एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 भी लॉजिकल है, वही वाला कनेक्टेड है। यदि बी जो ए द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब ये कि ए ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, नाउ वो बिजनेस किसी और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रन किया जा रहा है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव उसके बिजनेस को रन करेगा वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, वो टैक्स पे करेगा, ये पर्सन टैक्स नहीं पे करेगा, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस बंद नहीं हो रहा। आपको समझ में आ रहा है? यदि कोई पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा लेकिन बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू है और बिजनेस यदि किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो टैक्स पे हो जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शन वही पॉइंट बताती है कि जब आपका बिजनेस रनिंग कंडीशन में, जब आपका बिजनेस रनिंग कंडीशन में हो, तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 का सीओ कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है और टैक्सेबल पर्सन नहीं रहते, तो देन आपका जितना भी गुड्स बिजनेस के अंदर पड़ा है दैट विल बी डीम्ड सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए वोल्टास, नहीं बंद नहीं हो रहा इस बार, तो सेल्स बढ़ गई गर्मी की वजह से। इस बार तो वोल्टास की सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वोल्टास की जयपुर के अंदर ब्रांच है, ये चल नहीं रही फॉर एग्जाम्पल, तो इन्होंने क्या किया? ताला लगा दिया। लेकिन इसमें इतने सारे ऐसे पड़े क्योंकि आपने, लॉजिकल बात है, ऐसा थोड़ी है कि जब आपका बिजनेस बंद करने की कंडीशन में पूरा माल बिक ही गया होगा, ये तो पता ही, थोड़ा सा तो माल बचेगा ही बचेगा। जब भी आप बिजनेस को बंद करोगे तो कुछ तो बचेगा। ये समझ में आती है बात प्रैक्टिकली? तो यदि आप वोल्टास के बिजनेस को यदि आप बंद कर रहे हो तो उसमें जितने भी एसी पड़े और जो भी बिजनेस असेट पड़ी है डीम्ड टू बी सप्लाई, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई कंफ्यूजन? लेकिन ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आपने वोल्टास का जो शोरूम है ये इसने क्या किया? ताला नहीं लगाया, ये पूरा का पूरा बी को बेच दिया, तो अल्टीमेटली बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय द बी, तो देन रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा जो भी वोल्टास के बिजनेस को रन कर रहा था, लेकिन डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन्स? ना।
कितने पॉइंट हो गए अपने? 4 पॉइंट हो गए। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5th। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5th। पॉइंट नंबर 5th के अंदर 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 का कोई रोल नहीं है, वो इनडायरेक्टली कल यूज हो गया था पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 याद है अपने क्या पढ़ा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, यही था ना पॉइंट नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? यदि कोई भी लैंड या बिल्डिंग यदि अपन क्या करते हैं, लेट आउट करते हैं, लीज पर देते हैं, टेनेंसी पे देते हैं, किराए पे देते हैं, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई और सर्विसेज। तो पॉइंट नंबर 1 का कोई रोल नहीं है यहां कि यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि रेंट पे या लीज पर देते हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां पे ऑलरेडी लिख भी रखा है। पॉइंट नंबर 5th का बी पॉइंट इंटरेस्टिंग, ये कल किसी बच्चे ने पूछा भी था कि फॉर एग्जांपल यदि कोई फ्लैट है या कोई बिल्डिंग है वो अपन बेचे तो यदि फॉर एग्जांपल पहली बात ये प्लॉट ऑफ लैंड है, प्लॉट है, लैंड है, ये आपका प्लॉट ऑफ लैंड है, मतलब जमीन है बहुत बड़ा, तो ये आपने बेचा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई कंफ्यूजन है किसी को? भैया आपको याद होगा गुड्स की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्लूडेड, याद है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। क्या आता है? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबको याद है डेफिनेशन? तो इसका मतलब यदि आपने कोई भी जमीन बेची, जमीन, तो क्या माना जाएगा? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लगेगा? जो भी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी कवर्ड नहीं होता। जीएसटी का कोई भी रोल नहीं है यदि मकान बेचे जाते हैं, यदि कोई भी लैंड बेची जाती है, जमीनें बेची जाती है। सर यदि जमीन नहीं बेची, जमीन के ऊपर कोई रूम बना हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी, फ्लैट या बिल्डिंग। यदि कोई भी फ्लैट या कोई भी बिल्डिंग है, कभी देखिए बेटा, या जिसको अपन बोल सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी। खाली जमीन को अपन बोलते हैं लैंड। यदि किसी जमीन के ऊपर कुछ भी बना हुआ हो तो उसको अपन बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। तो ये अपना क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ये अपना क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया या कोई फ्लैट हो गया। यदि ये आपने बेचा, बना बनाया हुआ, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर भी क्या लगेगा? स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी का कोई भी लेना देना नहीं है। जितना बता रहा हूं समझ में आ रही बात? ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब आपने बोला देखा होगा कुछ बिल्डर्स होते हैं, एक होता है फ्लैट जो बना हुआ है बहुत पुराना, वो बेच दिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिल्डर्स की बात कर रहा हूं। न्यूज़पेपर के अंदर बोल रहा, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, करो अपना आशिया, मतलब करो अपना सपना पूरा, खुद का हो अपना एक आशियाना, खाली जो भी वर्डिंग आती है, वर्डिंग अपने हिसाब से और ऐड कर लेना एडवर्टाइजमेंट की। सिर्फ 51,000 में हो सपना पूरा, हो खुद का अपना फ्लैट, बताओ 51,000 रुपीज का एडवांस लेते हैं, 21,000 रुपीज का एडवांस लेते हैं। वापस से दिवाली आने वाली है, 3-4 महीने बाद तो वापस से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलने वाले हैं। 11,000, 21,000, 1 लाख रुपए के अंदर हो खुद का अपना फ्लैट, आशियाना बनाओ अपना, जो भी है व्हाटएवर इज देयर। समझ में आ रही बात? सर 11,000 में मकान मिल जाता? ना 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 ना। पता है क्या करते हो? किसी को बिल्डर का पता है कैसे होता है सिस्टम? फ्लैट का सिस्टम पता है? किसी को नॉलेज है? सुनाओ कभी घर में बातें करते हुए कि अभी 11,000 रुपए पे करना पड़ेगा। फिर बिल्डर क्या करता रहेगा? कंस्ट्रक्शन करता रहेगा, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता जाएगा तो वैसे 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 कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। समझ? ये फॉर एग्जांपल है जमीन है। जमीन में जनरली होता है जब भी बिल्डर जमीन खरीदता है तो सबसे पहले भूमि पूजन करा लेता है। भूमि पूजन समझ में आता है? बिल्कुल आता है। हर जनरली जिनको फ्लैट खरीदना होता है वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि भूमि पूजन के टाइम क्या होता है? फ्लैट की रेट सस्ती होती है, क्योंकि अभी बिल्डर का कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा नहीं, तो जल्दी से क्या करते हैं? बुकिंग करा लेते। तो आपने क्या किया? बुकिंग करा दी।
51,000 रुपीज। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स बनेंगे, उसमें बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो बिल्डर ये बोलता है भैया 51,000 रुपीज की आपकी बुकिंग करते हैं, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो पहले फ्लोर पे आपको इतना देना पड़ेगा, थर्ड पे इतना देना पड़ेगा, फिफ्थ पे इतना देना पड़ेगा, इतने पे देना पड़ेगा, जब पेंट होगा इतना देना पड़ेगा, जब ये होगा इतना देना पड़ेगा, जब चाबी देंगे तब लास्ट में 5% 10% और दे देते। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल या 2 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड के अंदर आपको कंप्लीट पेमेंट देना, लेकिन कंप्लीट पेमेंट अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, धीरे धीरे करके देना है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे। और बिल्डर बोल रहा है, आपको प्रमोट भी करता है, भैया आप खुद अपना मकान बनाओगे, पागल हो जाओगे, लेबर आता नहीं है, जिनके घर में काम हुआ होगा, कभी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेबर सबको बहुत अच्छा लगता है। यदि पेरेंट्स का बैकग्राउंड हो मैनेजमेंट तो बात अलग है, वरना आधे से ज्यादा लोग जिनके घर में भी काम होता है बिल्कुल पागल हो जाते हैं। सर कारपेंटर को एडवांस दिया, कारपेंटर गायब, सर पेंटर ने एडवांस लिया, पेंटर गायब, और कम काम करने के लिए आते नहीं है, ज्यादा पेमेंट लेते हैं, मटेरियल बहुत महंगा मिलता है। बिल्डर बोलता है भैया मैं बना के देता हूं आपको बड़ा प्यारा सा फ्लैट, क्योंकि हम क्या करते, तुम तो 2-3 हजार टाइल्स खरीदोगे, हम कितनी खरीदते, करोड़। तो हमें टाइल्स भी सस्ती मिलती है, हमें मटेरियल भी सस्ता मिलता है, हमें सीमेंट भी सस्ती मिलती है, हमें बिल्डिंग मटेरियल भी सस्ता मिलेगा, और ऊपर से क्या होगा, लेबर को हम इजीली मैनेज भी कर पाएंगे, टाइमली कंप्लीट करके आपको क्या करेंगे, फ्लैट देंगे। तो एक तरीके से ये जो बिल्डर है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, वो आपको ये पूरा अपना बता देता है कि इतने इतने फ्लैट बनाएंगे, ये फैसिलिटीज होगी, और जितना जितना फ्लैट रेडी होता जाएगा उतना उतना पेमेंट आप करते भी जाओ। तो ये सप्लाई ऑफ फ्लैट है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ये सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। कुछ समझ में आया बेटा? एक्चुअली हमें ये दोनों पॉइंट तो पढ़ने ही नहीं, ये तो मैंने ऐड किए जिससे कि आपको क्लियरिटी आए। वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो वहां पे तो अंतर है, यहां पे आप कुछ दे नहीं रहे, आप पैसा दे रहे हो। यहां तो सिंपल सी बात है, बिल्डर ही सीमेंट लेके आता है, बिल्डर ही सब कुछ लेके आता है, प्रैक्टिकली आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्डर क्या करता है, पूरा पैसा आपसे एक साथ नहीं लेता, वो क्या करता है, आपसे पैसा लेता रहता है और काम करता जाता है। वो बोलता भी इतना परसेंटेज काम हो गया तो इतना परसेंटेज पेमेंट चाहिए, इतना परसेंटेज काम हो गया तो इतना पेमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से आपसे पेमेंट लेता है। तो एक तरीके से वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस बनाकर सर्विस दे रहा है, आपके लिए प्लेट बना के दे रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन यदि पूरा फ्लैट बन चुका है फिर आपने यदि बेचा तो सप्लाई ऑफ फ्लैट, सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब यहां पे किन की बात हो रही है, बिल्डर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? ये वाला पॉइंट। तुम तो ऐसा कंफ्यूज हो रही हो प्यारी बच्ची। हाँ, क्या कंफ्यूजन है मेरे से पूछ लो, बाजू वाले से ना पूछो। यदि आपने पैसा देके यदि बनवाया, लेकिन सामने वाले का मटेरियल है, सामने वाले का है, लेकिन यहाँ पे सेल इसलिए नहीं है क्योंकि रीजन बिहाइंड इसमें नंबर ऑफ ईयर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का कोई गेम नहीं है। मतलब आपने आज कोई बिल्डर है, उस बिल्डर को आपने क्या किया, कोई 51,000 रुपीज पे किए, वो आपको फ्लैट बना के दे रहा है कितने टाइम में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और जबकि जो अपन नॉर्मल बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सामने वाले को पेमेंट देते हैं, वो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको प्रोडक्ट बना के दे देता है। तो वो क्या कर, सेल ऑफ गुड्स। या तो रेडीमेड प्रोडक्ट यदि आप परचेज कर रहे हो, रेडीमेड नहीं करते तो अपन क्या करते हैं, कस्टमाइज्ड। ये वाला पॉइंट आता है कस्टमाइज्ड के अंदर। सुनो, आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला कुर्ती से देखी होगी बेटा, तो आपने जो कुर्ती वहां पे देखी वो पसंद आ गई तो आपने खरीद ली। फिर वो बोलते हैं दीदी यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ये देखो ऑनलाइन पसंद कर लो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है बना देंगे, हमारी तो खुद की फैक्ट्री है।
तो भी आप क्या बोलते हो, सर्विस, आप बोलते हो सेल, क्योंकि मटेरियल उनका होता है, सब कुछ उनका होता है। और वो कितने दिन में देते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ, यदि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुई तो, लाइक 1000 पीसेस या 2000 पीसेस। जैसे आप लोगों के केस के अंदर तो 7 डेज के अंदर डील क्लोज हो जाती है, 7 डेज या मैक्सिमम 15 डेज, ट्रांसपोर्टेशन वाला मैटर हो तो भैया वो सर्विसेज नहीं है, वो तो माल बेच रहे। तो माल बेचने के दो तरीके आपने देखा भी होगा, बहुत बार कुछ दुकानदार बोलते हैं भैया आप रेडीमेड भी ले सकते हो, आप कस्टमाइज भी करा सकते हो। कस्टमाइज मतलब चेंजेस भी कर सकते हो, क्योंकि हम तो डीलर है, हम तो बनाते हैं, हम तो मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये दो तरीके होते हैं मार्केट में माल बेचने के, कि मींस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी हो जाएगा या बना भी लेंगे। लेकिन ये बिल्डिंग की बात हो रही है बेटा, वो 10 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक आपके लिए प्लेट बना के ले रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट आता है, ये आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और बाकी सारे पॉइंट किससे अंदर आ जाएंगे, सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स तो फिर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात। तो यहां पे एक पॉइंट कवर्ड होगा, कौन सा वाला, जो मैंने बताया कि यदि कोई भी बिल्डर यदि थोड़ा थोड़ा काम करके यदि आपको दे रहा है, उसके बदले थोड़ा थोड़ा पेमेंट भी यदि आपका रिसीव कर रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन, ये समझ में आ गया सबको। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी बिल्डिंग है, नंबर ऑफ फ्लोर्स है, और भी ऐड कर दो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, आपने देखा होगा महिमा की, मंगलम की, दे आर द नंबर ऑफ बिल्डर्स। यहाँ पे हो गया परचेजर। परचेजर जो पेमेंट करता है वो किस में करता है, नंबर ऑफ टाइम, मींस बुकिंग के टाइम, फर्स्ट फ्लोर पे इतना, फिर सेकंड पे इतना, फिर थर्ड पे इतना, फिर फोर्थ पे इतना, जो भी सिस्टम होता है। और बहुत ज्यादा फ्लोर होते हैं तो पर फ्लोर नहीं होता, फिर 2 फ्लोर पे कर देते हैं, 3 फ्लोर पे कर देते हैं। पेंट के ऊपर इतना होगा, इस फैसिलिटी के ऊपर इतना होगा, जब चाबी देंगे इतना होगा, मतलब उसके हिसाब से इतना इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब क्या माना जाएगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास, सबको समझ में आ गया। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जल्दी से, पॉइंट नंबर 5 का, पॉइंट नंबर बी। ये पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है, कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल है। जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने अपना घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, तो वो तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। यदि आप किसी भी बिल्डर, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हो, भैया मकान बना दो, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, क्या वर्ड है, इंटेंडेड फॉर सेल। इसका मतलब वो खुद के लिए बना रहा है, बेचने के लिए। वो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो आप करते हो कॉन्ट्रैक्टर, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना ही जाता है। यहाँ पे इंटेंशन किसकी बात हो रही है, बिल्डर के एंगल से वो बात हो रही है। किसके एंगल से बात हो रही है, बिल्डर। क्योंकि बिल्डर का इंटेंशन क्या होता है कि मैं फ्लैट बनाऊंगा 15, 20, 50, 100, 500, 1000, और ये फ्लैट किसके लिए बना रहा हूं, बेचने के लिए। आपको पता भी होगा, आपके बगल वाली कोई भी फ्लैट, कोई भी प्लॉट बिकता है, यदि बिल्डर ने खरीदा होता है, सबसे पहले वो अपना बोर्ड लगा देता है, जिससे कि कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो भूमि पूजन के साथ ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको नीड होती है और सस्ता भी मिल जाता है, कम रेट पे मिल जाता है। कोई धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। मीन्स एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स, सिविल स्ट्रक्चर या पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग एनी कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for sale to a buyer only or partly, that will be treated as a supply of services. इस कंसेप्ट की भी एक एक्सेप्शन है।
एक्सेप्ट, मतलब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा? आप कैसे यूज करेंगे? मैंने भी आपको बताया कि पूरा प्लेट बन के रेडी हो गया, फिर आपने बेचा, तो क्या बोलोगे इसको आप? सेल। वो सर्विसेज नहीं है। मीन्स एंटायर, एंटायर मतलब कंप्लीट 100% कंसिडरेशन, वेयर एंटायर मतलब 100% कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड। कब? आफ्टर कंप्लीशन। कंप्लीट होने के बाद ये पूरा पेमेंट रिसीव किया तो आपने कोई सर्विसेज थोड़ी दी, आपने क्या बेचा? प्लेट बेचा। तो दैट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई थिंक ये क्लियर हो गया बेटा। ये कैसे क्लियर हुआ? ये इस लैंग्वेज से क्लियर हुआ। यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट यूज किया गया, दैट इज द एंटायर कंसिडरेशन। क्योंकि जब तक मकान नहीं बना कोई भी बंदा पूरा अमाउंट नहीं पे करता। वो क्या करता है? कुछ अभी दे देता है, कुछ धीरे धीरे करके दे देता है जब 100% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो एंटायर कंसिडरेशन कब दिया होगा? जब कंप्लीट हो गया होगा। और कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा पेमेंट आपने दे दिया, इसका मतलब ऑलरेडी बने बनाए फ्लैट थे। नहीं समझ में आ रहा? 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। जब मकान बन रहे थे, जब बायर ने 1 रुपया भी नहीं दिया, बहुत बार आपने देखे होंगे ना कि बहुत बार क्या होता है, पूरी बिल्डिंग बनके रेडी हो जाती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, पुराने फ्लैट होते हैं, तो जहां पे पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद बायर ने यदि कुछ परचेज किया और पूरा कंसिडरेशन पे किया तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसको इजी लैंग्वेज में आप कैसे बना सकते हो? यदि बिल्डिंग बन रही है उस समय यदि कोई बायर खरीदता है तो धीरे धीरे करके वो पेमेंट करेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद बायर कोई फ्लैट यदि खरीदता है तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन कंप्लीट होने के बाद दे रहा है, तो देन वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है वो? सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? ये इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवा दिया है, इसकी लैंग्वेज अब यहां पे पढ़ लो। ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। एनी कंस्ट्रक्शन intended for sale to a buyer only or partly will be treated as a supply of services except where entire consideration has been received। क्या बोला मैंने? entire consideration has been received after issuance of completion। अब कैसे माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया? ये भी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि बिल्डर को तो पेमेंट चाहिए होता है, वो तो हर दिन बोलता है हो गया हो गया हो गया। हम कैसे मान लें कि कंप्लीट हो गया? तो कंप्लीट कैसे माना जाता है? कंप्लीट ऐसे माना जाता है कि जो नॉलेज रखते हैं, जो हम नहीं रखते। हम तो कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, हम तो लोग की नॉलेज रखते हैं। तो ये कौन रखते हैं इसकी नॉलेज? इनको नॉलेज होती है ये इनकी कंस्ट्रक्शन की। क्या बोलते हैं? सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट, जो हम नहीं। तो जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी सिविल इंजीनियर्स है, जो एक्सपर्ट है, वो जब सर्टिफिकेट देंगे कंप्लीट हो गया तब। लेकिन यदि कोई छोटा बिल्डर हुआ तो सर्टिफिकेट लेने का भी पैसा देना पड़ता, तो नहीं लेना मेरे को। तो फिर कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकली कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूं, यू आर सेटिस्फाइड विद चिन्मय ट्यूटोरियल। सर आपको कैसे पता कि आप सेटिस्फाइड हो? ऐसे क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में तुमने यहां से पढ़ा था और सेकंड मॉड्यूल वापस से पढ़ने के लिए आए हो, तो इसका मतलब पहले कोर्स कराया हो। यदि फर्स्ट ग्रुप के अंदर यदि 80% सिलेबस छोड़ दिया होता तो वापस से सेकंड मॉड्यूल पढ़ने के लिए आते बेटा। कुछ चीजें प्रैक्टिकली इंप्लाइड होती है। क्या होती है? कुछ चीजें इंप्लाइड होती है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यदि कोई भी बंदा पहले रहने के लिए आ गया, तो जिस दिन कोई बंदा रहने के लिए आ गया इसका मतलब मकान बन गया। क्योंकि रहने के लिए तभी आएगा जब, तो दो बातें, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी इंजीनियर ने या किसी आर्किटेक्ट ने दे दिया हो, या कोई पर्सन पहले ऑक्यूपाई कर लेता है, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद
यदि एंटायर कंसिडरेशन यदि रिसीव्ड होता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, क्योंकि वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात? कैसे माना जाएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया? कैसे माना जाएगा? या तो आपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया हो, या फर्स्ट ऑक्यूपाई, विच एवर इज। समझ में आ गई बात? तो यहां पे यही लिखा हुआ है, आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड बाय competent authority, that is the engineers, architect या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद यदि एंटायर कंसिडरेशन यदि आपने रिसीव किया है तो इसका मतलब आपने बना बनाया फ्लैट बेचा है, कोई सर्विस वाला एलिमेंट नहीं है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक्सेप्शन है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? पॉइंट नंबर 5 का पॉइंट नंबर बी। हाँ बेटा बोल। नहीं, एंटायर कंसिडरेशन तो हर समय होगा, बिना पूरा पैसे दिए। बिल्डर खा जाए जिंदा आपको, बिल्डर है भैया, बिल्डर का मतलब गुंडे नहीं। कोई फैमिली मेरी बिल्डर हो तो गुंडा नहीं बोलते ऐसे, लेकिन भैया जो जानते हैं उनको पता है बिल्डर गुंडा ही होता है भैया, प्रॉपर्टी के काम ऐसे नहीं होते। तो अब इंपॉर्टेंट बात, एंटायर कंसिडरेशन तो हर समय इन्वॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड एंटायर कंसिडरेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड ये कि एंटायर कंसिडरेशन एज बी रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन, मतलब पूरा का पूरा पैसा बनने के बाद लिया, 1 रुपया पहले की बात थी नहीं, तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब बोलो क्या डाउट? पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, फिर तुमने क्या किया, एंटायर कंसिडरेशन 2 महीने में दे दिया, 3 महीने में दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में आया कि 2 महीने 3 महीने वो तो लूंगा ही लूंगा, जेब में थोड़ी पैसा लेके बैठता हूं, लेकिन पूरा का पूरा पैसा 2 महीने में दिया, 3 महीने में दिया, वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तो 2 महीने में 3 महीने में दिया, वो भी कब दिया? आफ्टर कंप्लीशन। तो आफ्टर कंप्लीट होने के बाद चाहे आप 3 महीने में दो या 4 महीने में दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें शायद ये लगा कि एक बार में पूरा अमाउंट देना भैया, एक बार में कहां से दे दूंगा, जेब में थोड़ी पैसा लेके बैठता हूं भैया, लोगों से पैसा भी लूंगा, माल बेचता हूं तो उनका पैसा भी लूंगा, तो भैया पैसा लेने के अंदर टाइम अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना मेरे को। तो आपने जनरली देखा भी होगा, कोई भी बंदा यदि प्रॉपर्टी खरीदता और बेचता है तो मार्केट में जनरली ये ट्रेंड है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम पीरियड हमेशा दिया जाता है, लेकिन दैट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि बने बनाए फ्लैट, बने बनाई बिल्डिंग्स है, बने बनाए हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूडीबी, यूनिट डेवलप बिल्डर्स, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंप्लीटेड या अंडर कंस्ट्रक्टेड। अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर थोड़ा पेमेंट अभी आएगा, थोड़ा पेमेंट बाद में आएगा, ये हमेशा क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आया? क्योंकि वो क्या बोलेगा, भैया अभी रेडी तो हुआ नहीं, पेंट बाकी है, अभी लिफ्ट लगना बाकी है, बहुत सारे खर्चे बाकी है, तो बोलेगा 30% अभी दे दो, 30% बाद में दे देना, 30% बाद में दे देना, जो भी उनका सिस्टम है। क्या माना जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या माना जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। यदि अभी कोई भी फ्लैट आपने बेचा, क्योंकि कौन सी बिल्डिंग है ये? अंडर कंस्ट्रक्टेड। लेकिन यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे कि ये कितना प्यारा फ्लैट है, क्या क्या चारों बात समझ में आ रही है? वेल फर्निश्ड रूम, मतलब पूरा फ्लैट आपका बनके रेडी हो गया है, और वो बना बनाया फ्लैट जो आपका रेडी हो गया, वेल फर्निश्ड है, वो आपने क्या किया? बेच दिया। तो आपने क्या किया? सर्विस दी नहीं, आप क्या बोलोगे? सेल ऑफ फ्लैट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? 99% केसेस के अंदर तो आप इंटीरियर कराऊंगे ही, तो वो सेल ही माना जाएगा, क्योंकि आपने तो बना बनाया फ्लैट बेचा। इंपॉर्टेंट वर्ड ये नहीं है कि इंटीरियर आप करा रहे हो या वो करा के दे रहा है, क्योंकि बिल्डर के पास भी 2 ऑप्शंस होते हैं। यदि आप और प्रैक्टिकली जाओगे तो मार्केट में 2 तरीके से होते हैं, वेल फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किससे पड़ता है? एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन। यदि कंप्लीशन के बाद यदि पूरा पेमेंट आपका रिसीव हुआ, इसका मतलब आपने सेल किया। अदरवाइज बिल्डर्स ने क्या किया? अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में यदि कोई फ्लैट बेचा तो क्या बोलेंगे बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
कोई और कंफ्यूजन? अपना टाइम भी हो गया, बाकी पॉइंट लेके उससे पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। एक वर्ड यूज हुआ था कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में कौन कौन आएगा मैंने आपको बताई गया, दैट इज द आर्किटेक्ट। कौन आएगा? चार्टर्ड इंजीनियर। कौन आएगा? लाइसेंस्ड सर्वेयर, जो भी ये काम करते हैं प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, वो लोग क्या होते हैं? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कवर्ड होते हैं। राइट एवरीवन। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि खाली जमीन पर बनाना, बिल्डिंग को तोड़ के बनाना, डिमोलिश करके। आपने देखा होगा ना कि पुराना खंडर बना हुआ था बगल में, वो पूरा तोड़ के बनाया, या ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था बाकी पूरा बना दिया। बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे यही है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि 3 फ्लोर बने हुए थे, 4 फ्लोर और बना दिए, एडिशन। अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिया, ऑल्ट्रेशन, रूम को तोड़ के, बड़े रूम छोटे रूम, किचन का वास्तु दोष इसकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही थी तो किचन तोड़ दी। बोलते भी ना, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। अपन नहीं बोलते, ये वास्तु वाले बोलते, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो मानते हैं उन्होंने अपने घर तोड़ रखे, ये किचन की वजह से, ये एंट्री की वजह से, ये बेडरूम के अंदर आपका बेड गलत डायरेक्शन में, इसलिए तो आपका बच्चा पास नहीं हो रहा, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आ रहा। सब नॉनसेंस। ठीक है, जो भी है। अब इंपॉर्टेंट बात, इसकी वजह से क्या होगा? ऑल्ट्रेशन होगा। मुद्दे की बात क्या है? ऑल्ट्रेशन। तो बहुत लोग क्या करते? पूरा तोड़ देते अंदर से। आपने अपने घर में भी देखा होगा, किचन तोड़ देते हैं। किचन क्या बना रखी है डिब्बा? वास्तु दोष, आपने सुना भी होगा ये वर्ड। दैट इज अ पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कवर्ड है? आपने 4 फ्लोर बने हुए, 5 बना लिए, या आपने कोई ऑल्ट्रेशन कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया, रीमॉडलिंग कर दिया, ये सब कंस्ट्रक्शन के अंदर कवर्ड है। नया वर्क तो कवर्ड है ही, यदि ऑलरेडी जो बना हुआ है उसके अंदर यदि आप कोई चेंजेस करते हो, वो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर कवर्ड माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अभी भी बहुत सारे पॉइंट बाकी है, अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड